अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हमारे सामने आ चुका है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म सामने आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। मुजम्मिल साहब, अब क्या होगा हुकूमत का? देखिए, वो तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी है, ये ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए लिखा है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। कोई इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल पार्टी डिलीट नहीं किया है। तो फिर आज़ाद उम्मीदवार होना, तो उन्होंने बल्ले का निशान छिनने के बाद इतनी लंबी बहस। वो उनकी अपनी चॉइस थी, वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेते। देखिए, मेरी बात सुने, जो पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, आप उसका कसूरवार इलेक्शन कमीशन को तो नहीं ठहरा सकते। कैसे? क्या भाई, वो पीटीआई ज्वाइन कर लेते, उन्होंने क्यों सुन्नी ताज कौंसिल ज्वाइन किया? नजरियाती? तो आप मेरी बात समझे, नहीं, अपनी पीटीआई ज्वाइन कर लेते, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बतौर पॉलिटिकल। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल पार्टी बहाल नहीं किया, वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी। उन्होंने पीटीआई को ये बताया है कि आप बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद हैं, हमारा दिमाग ना खाएं। अच्छा। जाके तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पढ़ें और हमारा दिमाग ना खाएं, आप बतौर पॉलिटिकल पार्टी वहां पे मौजूद है। वो वेबसाइट जो इलेक्शन कमीशन की अपडेट होती रहती है हर चंद महीनों के बाद। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की एक लिस्ट तो मौजूद है ना, वो लिस्ट तो अपडेट नहीं ना हुई, वो लिस्ट तो अपनी जगह मौजूद है, उसमें पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, पहले दिन से कभी डिलीट ही नहीं हुई है। बात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तहत निशान की हद तक है। दोबारा से इंट्रा पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो आज का फैसला आया है, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, कुछ कह रहे हैं ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ के ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से आया, वो एक्सपोज हुई है और जजेस की अपनी ग्रुपबंदी एक्सपोज हुई है। तो अब इस फैसले के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अब देखें ना, लॉ मिनिस्टर ने आज इसके ऊपर एक बात की है, मैं वो चाहता हूँ लोगों को सुनवाएं, फिर उससे आगे उस पर हम बात ठीक है, हम सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आज़म ताहिर साहब क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में जो वाज़े लिखे हुए अल्फाज हैं, उनकी बजाय एक नया मैकेनिज्म तजवीज़ किया गया है, और माजी में इसकी मिसाल हमको बहुत कम मिलेगी। जी, माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। वो जो फैसला है वो ठीक नहीं है, आईन कानून के खिलाफ वर्जी। क्या आपने आईन में लिखा है कि 3 दिन में आप फैसला करेंगे जी। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दे दिए हैं। भाई, आप कैसे 15 दिन दे सकते हैं जब आईन में 3 दिन लिखे हुए हैं? रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मौक़िफ़ ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे इस तरह से ऑब्जेक्शंस नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरकान को ये तय करने के लिए कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन करना है, इसके लिए आईन में 3 दिन का वक्त, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दे दिए, ये तो हुकूमत। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन देने की क्या जरूरत थी? मतलब इससे लोग कह रहे हैं कि आपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। जब आईन ने 3 दिन दिए हैं तो आप 15 दिन कैसे दे सकते हैं? ये भी ना काफी नहीं, आपको नहीं लगता हो पाएंगे इनके इलेक्शंस? देखिए, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या गर्ज काफी है या ना काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने तो आईन के तहत फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी जमात की सहूलतकारी तो नहीं देखनी है कि उसके लिए 15 दिन काफी हैं या कम हैं, या वो 15 दिन में ये काम, ये सुप्रीम कोर्ट का गर्ज तो नहीं है। ये इतराज भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया अदालत में 12 समातों के दौरान कि इलेक्शन कमीशन का जो काम था इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, उसमें बददियानती की गई। अगर वो ठीक से करते तो शायद इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी ना। सब कह रहे हैं इस पर इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, पूरे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ना, अकेले अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये फैसला नहीं किया, पूरे इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान ने मिलकर फैसला किया। चीफ की मर्जी होती है सर, ऐसे ना करें। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ की मर्जी चली है। मेरी बात सुनिए, चीफ की कोई मर्जी नहीं होती, हर रुकन की अपनी राय है, वहाँ जज की हैसियत है। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट के 5 जजों ने पेशावर हाई कोर्ट के वैलिडेट किया। जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे हैं, वो उन पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों से भी इस्तीफा मांग लें, कि उन्होंने भी तो वही फैसला किया है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। फिर अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्यों कह रहे हैं? कहें कि पेशावर हाई कोर्ट का वो जो लार्जर बेंच था, उसके भी 5 और कान आज इस्तीफा देते। लेकिन प्रेशर डेवलप हो गया चीफ पे, आपको लगता है इस्तीफा आएगा? कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कोई प्रेशर नहीं आ सकता ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट कर लें, तो कुछ कर लें, आप मेरी बात समझें। इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी सियासी जमात के कहने से नहीं जा सकते।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाएगा, उस रेफरेंस के नतीजे में उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर कोई प्रेशर है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की 116 हो सकता है कि नशिस्ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास आ जाएं, क्योंकि अब मेजॉरिटी अपोजिशन की, और अपोजिशन की मेजॉरिटी का मतलब है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम नहीं। 208 की हमायत है हुकूमत के पास, 118 और 208 का कितना फर्क है, एक ही सूरत है। पीपल्स पार्टी है बीच में। तो इमरान खान को कहें आसिफ जरदारी से माफी मांग ले और कहे कि मैं बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हूँ, इससे कम पे तो सौदा नहीं होना ना। ये जरदारी साहब जो कल लाहौर आए थे, ये क्या चल रहा है? नहीं, वो तो हमने कल उस पर बात कर ली। लेकिन मेरा ये मौकफ है कि इसके नतीजे में कोई वफाकी हुकूमत खतरे में नहीं है। आप 2/3 तो ना मिल सकी, वो कहते हैं 2/3 के हवाले से दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, एक्सटेंशन के हवाले से आंसू में बह गए। और मेरे ख्याल में टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी तरमीम के खौफ से 2/3 रोकी है। उनको ये खौफ पैदा हो गया कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मिल जाएगी तो कोई जजेस की उम्र, चीफ जस्टिस के टेन्योर के हवाले से कोई आईनी तरमीम आ जाएगी, वो उस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना चाहते हैं। अच्छा ठीक है ना, लिहाजा इस केस को उस आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का कंधा बनाया गया है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि वो कहते हैं कि इसको पनामा के हवाले से क्यों कह रहे हैं कि पनामा में अकामा में निकाल दिया। अच्छा, यहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सीटें लेनी गई, आपने तहरीक इंसाफ को दे दी। तहरीक इंसाफ तो मांग ही नहीं रही थी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा ना जाए वो सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटिशनर नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन कर सकता है, जिसने दलाइल ही नहीं दिए उसके हक में फैसला कैसे हो सकता है। फैसला तो फिलहाल आ गया, फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है, लेकिन बिल्कुल हक में आया। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत है कि उन्होंने एक केस दायर भी नहीं किया, सीटें मांगी भी नहीं, दलाइल भी नहीं दिए, और फिर भी उनके हक में फैसला आ गया। कितना कमाल फैसला है कि एक केस आप देखिए, मैंने केस दायर ही नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट मेरे हक में फैसला दे दे, इससे अच्छा फैसला कोई हो सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, मैंने मांगी नहीं है। आज लीगल टीम को शाबाशी है, लीगल टीम गई नहीं तो जजेस को देखें, यहाँ तो तहरीक इंसाफ ने मुकदमा किया होता कि ये सीटें हमारी हैं, हमें दी जाएं, तो हम कहते जी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने तो मुकदमा ही नहीं दायर किया कि हमें दी जाएं। बड़े नुक्ते उठाए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं सही, लेकिन नुक्ते उठाए गए हैं। बात देखिए, मेरी बात आइन की तशरीह हुई है, फैसलों की तशरीह हुई है। सवाल ये है कि सना केवान अपने लिए मैनेजमेंट से बोनस लेने गई और मैनेजमेंट ने मुझे बोनस दे दिया सना केवान को देने की बजाय। क्योंकि हम दोनों सेम प्रोग्राम कर रहे हैं ना। सेम प्रोग्राम नहीं कर रहे। सना केवान अपनी तनख्वाह लेती है, मैं अपनी तनख्वाह लेता हूँ, तो वो सना केवान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सना केवान मेरे, देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो अपने लिए सीटें लेनी गई थी, मिल तहरीक इंसाफ को गई, दोनों भाई दोस्त आपस में। अच्छा, ये एक भाई का हिस्सा दूसरे भाई को दिया जा सकता है? लड़ाई होने वाली है, मतलब आप इशारा ये आप मेरी बात समझे, कानून के मुताबिक क्या जो मेरी जायदाद है वो मेरे भाई को दी जा सकती है? ऑब्वियसली नहीं जा सकती। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें पीटीआई को कैसे दी जा सकती? सुलह सलूक से दी जा सकती है, सुलह सलूक से दी जा सकती है। सुलह सलूक वो आपस में करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कह रहे हैं कि अब सीटों पे ज्यादा बहस होगी, अब ज्यादा जो है वो जंग छिड़ने वाली है पार्टी के अंदर ही। देखिए, अभी पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ना, वो इलेक्शन कमीशन ने वैलिडेट नहीं किए हैं। अच्छा, अब कौन ये लिस्टें जमा कराएगा? क्या बैरिस्टर गौहर जमा कराएंगे या इमरान खान जमा कराएंगे? या इमरान खान अभी चेयरमैन हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, तो इसमें कानूनी हिचप्स हैं। लेकिन चूंकि 8 रुकनी बेंच को इस सारे चीज का अंदाजा था, इस पीटीआई के इस फैसले से सारे मसले हल नहीं होंगे, मुशावरतें हुई हैं 2-2 दिन से। उन्होंने कहा कि हम मॉनिटरिंग का अपना किरदार भी रखते हैं कि अगर पीटीआई को कहीं प्रॉब्लम हो तो फौरन हमारे पास आके एक नया फैसला ले ले, फिर हमारे पास एक और दरख्वास्त दे के एक और फैसला ले ले, ताकि इसे कहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन, कि रास्ते में कहीं भी रुकावट नजर आए तो आपने वापस हमारे पास आ जाए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई ना पीटीआई। देखिए, देखिए कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन पाए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही जिसका वजीर आजम है।
आप मेरी बात समझे। वज़ीर आज़म आपको भी पता है किस पार्टी का है? वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है। तो अभी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में थी, ऑपोजिशन में रहेगी। अच्छा। जैसे वो कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात रहेगी। ऐसे ही वो ऑपोजिशन में थे, वो ऑपोजिशन में हैं, वो ऑपोजिशन में रहेंगे। बड़े आसानी से हम फैसले के समझा रहे नतीजे हैं में अपने कुछ तब्दीली मुमकिन नहीं है। तब्दीली तो आने वाली है। अच्छा। ये तो पीटीआई कह रही है आने वाले टाइम में, क्या इस महीने के बाद अगले महीने में भी, और इद्दत में जो निकाह का केस है उसमें भी जल्दी पीटीआई के हक में फैसला आने वाला है, इमरान खान के हक वो में। 9 मई की जमानतें मुस्तरद हो गई। अब प्रेशर ज्यादा नहीं डेवलप हो जाएगा अडयाला जेल से बाहर आने का? मुस्तरद हो गई हैं। देखिए फिलहाल खान साहब बाहर नहीं आ रहे। हाँ, वो तो राणा साहब ने पेशगोई कर दी थी। पीटीआई इक्तदार में नहीं आ रही। हाँ। आप मुत्तफिक हैं इससे मेरे साथ? उन्हें इक्तदार चाहिए भी नहीं, वो अच्छा नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है ना, मईशत के का सबसे बड़ा मसला है। इक्तदार नहीं चाहिए तो केपी का छोड़ दें। इक्तदार ही तो चाहिए तो केपी का लिया हुआ है ना, वरना वो कहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम केपी का इक्तदार भी नहीं लेते। तो इक्तदार तो चाहिए। अच्छा। अब मिलना या ना मिलना एक और बात है। जब आप रोज कहते हैं कि हम पिंडी से बात करेंगे तो इक्तदार चाहिए, तो पिंडी से बात करनी है। गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं करते, गवर्नमेंट से क्यों नहीं करे डायलॉग? क्योंकि गवर्नमेंट इक्तदार तो नहीं दे सकती। गवर्नमेंट के पास तो इक्तदार है। जो इक्तदार मतलब आप हुकूमत से इक्तदार तो नहीं मांग सकते। आप इक्तदार के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पिंडी करते हैं। आप सियासत के लिए मुज़ाकरात करना चाहें तो वो आपने हुकूमत के साथ करने हैं ना। आप इक्तदार के लिए मुज़ाकरात करेंगे तो पिंडी के साथ करेंगे। इस केस के बाद, इस केस का फैसला सामने आने के बाद, 2/3 मेजॉरिटी चले जाने के बाद अब गवर्नमेंट थोड़ा बैकफुट पर जा चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को अब मजीद थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए पीटीआई से डायलॉग्स के लिए? अपनी 2/3 बनाने के लिए जरदारी साहब भी आंखें दिखा रहे हैं। 20-25 वोट चाहिए जो 2/3 बनाने के लिए। तो 20-25 अरकान इधर उधर हो जाते होते हैं। हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं होती। और तहरीक इंसाफ में तो एक रिवायत मौजूद है ना इधर उधर होने की। अब नहीं आपका उनके यहाँ तो अब नहीं। आप कह रहे हैं अब नहीं? अभी ग्रुपिंग सामने अब तो सीटों की जंग है, अब तो यहाँ इक्तदार की जंग है कि नहीं है पीटीआई इस टाइम इक्तदार में, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई में शमूलियत इस टाइम तमाम रहनुमाओं का सबसे बड़ा मसला है, जो कि पार्टी छोड़ के चले गए थे। मसलन फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, उनका मसला है जिनको कोई और सियासी जमात नहीं रख रही। अगर किसी के लिए कोई और सियासी जमात का रास्ता खुला है तो उसकी पीटीआई चॉइस नहीं है। आप मेरी बात समझें। देखिए फवाद चौधरी साहब से सारी सियासी जमातें नाराज हैं। उन्होंने जो जुबान सबके बारे में इस्तेमाल, उन्हें कोई नहीं रखता। और भी ऐसे लोग जिनको कोई और सियासी जमात रखने के लिए तैयार नहीं, उनके पास वाहिद चॉइस पीटीआई है। क्योंकि उनको कोई और रखने के लिए तैयार, पीटीआई ही क्यों है? और कोई चॉइस नहीं है ना। देखिए ना, चॉइस होने की बात है। मैं ये समझता हूँ हम आज के फैसले पे बात कर रहे हैं, हम अभी पीटीआई पे तो किसी और जनाब को डिस्ट्रैक्ट ना करें इस बारे में। ठीक है ना। बैक टू द पॉइंट, अब बैक टू द डिसीजन। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले एक 63A की री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हुई थी, जब हमने सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि अदम एतमाद में अरकान वोट डालें तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। तब भी सब ने ये कहा था कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी हुई। और अदालती फैसले के नतीजे में ये बात करना जो है, सुप्रीम कोर्ट ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। आज भी हम कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 15 दिन का जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की दोबारा लिस्ट देने का जिक्र नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर करके एफिडेविट दे दिया हुआ है, उनको दोबारा मौका देने का आइन में कोई जिक्र नहीं मौजूद है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तनाजुर में देखी जा सकती हैं। और जस्टिफिकेशन ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के एक हुकूमत ने शोशा छोड़ दिया कि हम जजेस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से तरमीम ला रहे हैं, तो जो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस साहिबान थे उन सबको नज़र आया कि हमारी बारी कट सकती है, हमारा पत्ता कट सकता है। उन्होंने उसको रोकने के लिए आज पीटीआई को ये सारी सहूलतकारी दी है। हालांकि पीटीआई उनके सामने पटिशनर भी नहीं थी, पीटीआई उनके सामने खड़ी भी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पीटीआई को खुद को सेव करने के लिए किया। अब केपी में भी जो सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, इलेक्शंस नहीं हुए, अब वो भी सीट्स मिल जाएंगी। फैसले के हवाले से मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। ये जो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिली जी, उन अरकान ने हलफ उठाया। जब उन अरकान ने हलफ उठाया तो उसके ऊपर मुल्क का सदारती इंतखाब हुआ। उन अरकान ने उस पर वोट डाला। फिर उसके हवाले से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में
सेनेट के इंतखाबात हुए, उन्होंने इसमें वोट डाले, फिर उन सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट डाले। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में उन सब चीज़ों को सैंक्टिटी दे दी है कि वो हुक्मरान इत्तेहाद के MNA MPA जो मखसूस नशिस्तों पे आए थे, उन्होंने हलफ उठा लिए थे, उन्होंने अगर सदर के लिए वोट डाला है तो वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए वोट डाला है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आज नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? तो आज कर देते और कहते कि ये इन्होंने जो वोट भी डाले हैं वो सब खत्म कर दिए जाते हैं और पहले दिन से करते हैं। इसका मतलब है कि आगे का रास्ता रोकना था, पीछे ठीक करना मकसूद नहीं था। You never know. नहीं, यू नेवर नो की बात नहीं है, अगर वो करना होता तो आज ही कर लेते। अच्छा, देखिए इससे बेहतर मौका तो नहीं मिल सकता था ना। दोबारा कौन सी पिटीशन आएगी, फिर उस पर फुल कोर्ट बनेगा, ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाली बात है। तो अभी हाई कोर्ट, सवाल ये है कि दिस वाज द बेस्ट टाइम। वो आज मुकम्मल इंसाफ करते, कहते कि भाई सदारती इंतखाब भी गलत हुआ है, जिन मखसूस नशिस्तों वालों ने सदारती इंतखाब में वोट डाला था उनके वोट कैंसिल है, तो आप दोबारा सदारती इंतखाब 15, अगर आप 15 दिन में लिस्टें दोबारा ले सकते हैं तो 15 दिन में सदारती इंतखाब भी दोबारा करा लेते। आप सेनेट के इंतखाबात कहते हैं कि चूंकि KP में नहीं हुए लिहाजा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी दोबारा कराएं। सारे जो सेनेटर्स ने हलफ उठाया सारा अंडू कर देते, नया सेनेट आ जाता। अच्छा, उसके बाद कहते जी चेयरमैन सेनेट भी सारा गलत हुआ है, तो अगर आप करते तो सारा कर देते। इसका मतलब है आप सिर्फ इस हद तक रोकना चाहते थे कि 2/3 रुक जाए ताकि वो कोई आगे तरमीम ना हो सके, इससे ज्यादा मकसद नहीं था। इस बेंच का बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। मकसद था, अगर कोई इंसाफ करना मकसद होता तो इंसाफ पहले दिन से किया जाता। सारा कुछ अंडू कर लेते कि 2/3 अक्सरियत ऑब्वियसली खान ने तनख्वाहें ली हैं वो सारी जस्टिफाई कर दी हैं, उनर खान के ओथ को जस्टिफाई कर दिया है। तो मेरा मतलब है कि फिर इसीलिए इस फैसले के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत और जुडिशल एक्टिविज्म के तहत है, वरना ये 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में नहीं है। और आखिर में आखिरी सवाल आपके मुताबिक, उमर अयूब जो कह रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस टाइम मुतालबा कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं और जल्द ही भूख हड़ताल की कॉल भी दी जानी है लीगल टीम से मुशावरत के बाद, अगर ये उसमें आता है तो फिर किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी? फैसला अकेले चीफ इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया था, 4 अरकान ने साथ किया था। फिर उनके फैसले को पेशावर हाई कोर्ट जो PTI का पसंदीदा हाई कोर्ट है, वो सारे हाई कोर्ट छोड़ के अपने केस पेशावर हाई कोर्ट लेके जाते हैं क्योंकि वो उनका पसंदीदा हाई कोर्ट था। उसके लार्जर बेंच ने कहा इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है, अकेले उसने थोड़ी इस्तीफा देना है। फिर पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच भी इस्तीफा दे दे। फिर आप ये तय कर दें कि आज के बाद जिस भी जज का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ओवर रूल होगा वो जज इस्तीफा दे देगा। फिर सारे इस्तीफा देंगे ना, अकेले क्यों आपने इस्तीफा लेना है? फिर जिसका भी फैसला ऊपर से अंडू होगा नीचे वाला जज इस्तीफा दे देगा, अगर हम PTI की मंतक मान ले तो। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू करेंगे यहीं से, मजीद गेस्ट भी हम अलाइन करेंगे अपने साथ, लेकिन यह वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। बात मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही होगी। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में जो कि हमारे सामने आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। व्हाट्स योर टेक? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो जो है वो जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसके अंदर भी यही बात कही गई थी, और कोई नई बात इस 5 रुकनी या जो 8-3-2 का जो फैसला आया है उसमें भी यही कहा गया है, और यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के अंदर भी थी कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, और ये लफ्ज उसमें लिखे हुए हैं। अब बात है इंटरप्रिटेशन की जो कि इलेक्शन कमीशन ने की उसकी, और उस हवाले से ना तो PTI गई और ना ही कोई और गया कि वो इंडिपेंडेंट करार देने के फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज करता, और ये बात आज भी मेंशन की है इसके अंदर। लेकिन जो दूसरी बात है, जो आज की जो जजमेंट आई है, जिसको मैं मेरा ख्याल ये समझता हूँ कि ये पनामा पार्ट 2 इसको कंसिडर करूंगा, और उसकी वजह ये है कि पनामा के अंदर अगर आपने देखा हो तो एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए थे, और आज जो है वो जो नैब रेफरेंसेस वगैरह थे उनकी सहूलतकारी के लिए। लेकिन आज जो है मैं हैरत ज़दा हूँ कि हमारे फाजिल 8 जज साहिबान जो हैं
उन्होंने पीटीआई की सहूलतकारी के लिए 8 मॉनिटरिंग जज जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं। तो इस हवाले से जो है वो हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है कि बजाय इसके कि हम या हमारी अदालतें जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाती कि आइन के अंदर अपने अल्फाज ना डाले जाते और ना ही आम फहम जो अल्फाज हैं उनको कोई मसनूई मायने दिए जाते, हमें दुरुस्त तौर पर जो है वो नाफिज किए गए कवानीन जो है मैं तो ये कहूँगा उनकी पाबंदी करनी चाहिए थी, और ना ही ना ये कि जो कवानीन और कवानीन के अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज करके किसी सियासी जमात को रोका जाए या उसकी सहूलतकारी अदालतों को करनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक तो ये मॉनिटरिंग जज बनाकर और फिर ये कह के कि अगर उनको कोई ईसीपी तो ऐसे ही दरमियान में आ गया कि पीटीआई या ईसीपी को अगर जो अदालती फैसला है जिसके अंदर 15 रोज दिए गए हैं, ये 15 रोज कहाँ से आए हैं, ये कौन सी जुरिस्डिक्शन से आए हैं, ये देखना है। ये एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे लिए बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। और फिर दूसरा एक और बात भी है कि एक ड्यूटी होती है, क्योंकि सारी कौम की नजरें जो हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे लगी हुई हैं और अब मेजॉरिटी ऑर्डर हमारे सामने आ गया है। अब मुझे इंतजार ये रहेगा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जज साहिबान को जो है वो अपनी छुट्टियां जो हैं वो खत्म करके और कौम को ये बताना चाहिए कि वो डिटेल रीजनिंग जल्द अज जल्द सामने आए और पता लगे कि कौन सी जुरिस्डिक्शन किस आईनी इख्तियार के तहत ये सारा कुछ जो है वो क्रिएट किया गया है, जिसमें एक सियासी जमात की ऐसा तासुर निकलता है कि सहूलतकारी की गई। वो कहते हैं 187 में ये इख्तियार है कि वो जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, 184 में 187 में, तो वो उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं 184 87 के। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे कानूनदान उनके बेटे हैं और मेरा ख्याल है शायद आपकी भी लॉ की शुद्ध या कानून के तालिब इल्म तो कम से कम आप जरूर हैं। 185 की जुरिस्डिक्शन के अंदर 184(3) की जुरिस्डिक्शन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले तो मुझे ये समझा दिया जाए ना। और फिर एक एडिफिस गिराया गया उसमें। अब आप ये देखिए कि इस 8 रुकनी बेंच के फैसले के अंदर एक जगह नजरिया जरूरत दिया गया है, यानी कि वो अरकान जो मुंतखब हो चुके थे और जिन्होंने वोट डाल दिए थे और वो सारा कुछ था, जिनके नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए गए, उनके 6 मई से किए गए। यानी ये अदालत जो है वो पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रही है और उन अरकान को भी जो कि मखसूस नशिस्तों पे आए थे उनको भी रिकग्नाइज कर रही है। अच्छा। कि वो 6 मई तक जो है वो MNAs थे। नहीं, पर वो इसलिए शायद कर रहे हैं कयूम साहब कि अगर वो उनको 1 मार्च से करते या 8 फरवरी से करते तो फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी फॉल कर जाता, सेनेट के इलेक्शन भी ख़त्म हो जाते, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ख़त्म हो जाता, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ख़त्म हो जाता, फिर तो सारे इलेक्शन ही ख़त्म हो जाते और हम 8 फरवरी वाली सूरत हाल पे आके खड़े हो जाते। देखे मेरी बात सुने, जहां पर वो ये कर रहे हैं तो ये भी कर लेते। वो आपने मुहावरा सुना होगा ना कि हमें इंसाफ करना है खा आसमान टूट पड़े। हाँ। तो बात ये है कि फिर ये सहूलतकारी क्यों है? देखें, अगर कंप्लीट जस्टिस करना है तो फिर कंप्लीट जस्टिस कर देते, जैसे कि आप 187 की बात करें, और लेकिन 187 के ऊपर खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले हैं कि जो मुकदमा आपके सामने उससे मुतल्लिका कोई दस्तावेज जो है वो आप ले सकते हैं या उसको देख सकते हैं, अदालत देख सकती है। 187 कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अच्छा, ये आपको भी पता है कि जिस जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके आप कुछ चीजों को वो करें, मतलब वो फैसले जो आपके सामने चैलेंज ही नहीं थे वो भी आपने अल्ट्रा वायरस करार दे दिए। तो ये एक मुझे मैं वही कह रहा हूं कि मैं बतौर तालिब इल्म के, बतौर एक कानून को समझने वाले एक आम फहम आदमी के तौर के ऊपर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये 185 के अंदर अपीलें थी, 184(3) में कब नोटिस लिया गया था, फिर उसके बाद 187 की जुरिस्डिक्शन कैसे इस्तेमाल की है। मतलब है कि दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, वो मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो एक नया जारी कर दिया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात भी ले लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ये कह दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर लिस्ट दे सकते हैं, जिन्होंने लिस्ट नहीं दी थी। मतलब
मतलब FIR कलदम, मतलब क्या कहते हैं उसको, जमानत मंजूर FIR कलदम, ये कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे बात जो है ना। सिद्दीकी साहब, आप अदालत के इस फैसले पर एतराज उठा रहे हैं, सिद्दीकी साहब आप अदालत के इस फैसले पर एतराज उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक नुक्ता समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप उस पर रोशनी डालिएगा कि आपके मुताबिक, ठीक है, आपके मुताबिक ये जो फैसला है वो आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब सूरत हाल ये है कि अदालत में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इलेक्शन कमीशन का जो मशकूक किरदार है वो भी खुलकर सामने आ चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक था या नहीं था, तो फिर इसमें लिखते ना कुछ के इलेक्शन कमीशन का ये किरदार मशकूक है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बार-बार मुझ पे सवाल उठाए गए। नहीं, देखें, बात ये है कि सवालात जो हैं वो तो उठाए जा सकते हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन बात ये है कि जब आप एक अदालती फैसला लिखते हैं, अदालती फैसला आइन और कानून के अंदर रह के होना चाहिए। अब मुझे ये एक बात बता दीजिए, ये 15 दिन वाली जो कहानी है, ये किसके लिए 15 दिन दिए गए हैं? अब मुझे मंसूर अली शाह साहब की एक और जजमेंट याद आ रही है, जिसके अंदर जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई थी, जो कि इख्तियार खुद सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने एक फैसले के जरिए से वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीक की और मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आती है कि आइन जो है वो 3 दिन कहता है, यहाँ पे 15 दिन किस लिए दिए गए और किस अथॉरिटी के तहत दिए गए, ये कहाँ से इंपोर्ट किए गए? अच्छा, मतलब ये मैं समझने की कोशिश करूंगा ना। कयूम साहब ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि चूंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने एक आइनी तरमीम का शोशा छोड़ दिया कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है, तो फिर मंसूर अली शाह साहब को लगा कि शायद वो 3 साल बाद चीफ जस्टिस बनेंगे और लेट हो जाएंगे। तो ये आप कह रहे हैं आइन कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये जजेस के अंदर की सियासत और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो इस फैसले में ज्यादा नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मुझे उस न सिर्फ वो ज्यादा नजर आ रही है, बल्कि जो है ना एक और चीज भी है। चलें आपके हाँ, मैं एक खबर जो है वो ब्रेक कर देता हूँ। मुजम्मिल सरवदी साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो मुकदमा था, इसकी कॉज लिस्ट जब आई पहले, वो कुछ दिन बाद की थी, मतलब शायद 8 को लगना था, लेकिन उसको 2 दिन पहले लगवाया गया और ये उस 3 रुकनी बेंच के सामने लगवाया गया, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और अतर मिनल्ला साहब की पर मुश्तमिल था, मोहम्मद अली मजहर साहब के ऊपर। और मंसूर अली शाह साहब ने अमेरिका जाना था। 15 दिन पहले हमने अभी भी देखा, अभी आपके सामने जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला आया, 2 रुकनी बेंच ने सुना, वही जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने चीफ जस्टिस की जात पर एतराज किया। उन्होंने जो जजमेंट थी वो सस्पेंड नहीं की, कहा गया क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सेक्शन के तहत जो है वो 5 मेंबर बेंच होना चाहिए। वो 5 मेंबर बेंच बना और वो बेंच बनने के बाद एक स्टे ऑर्डर जारी किया गया। अब जो ये बेंच बना था, इसने जब मामला जजेस कमेटी को भिजवाया, ये तो मतलब जो है ना उस जजेस कमेटी के अंदर क्या हुआ, उस जजेस कमेटी के अंदर यही बात जो तरमीम वाली बात है ना, ये डिस्कस हुई और उसके अंदर जो है वो राय आई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये राय दी कि क्योंकि मुमकिन तरमीम हो सकती है या होनी चाहिए, तो उसके बेनिफिशियरी जो हैं या जिनको नुकसान पहुंच सकता है, 3 तो वो हैं जिनको फायदा पहुंच सकता है, 3 वो हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है। तो लिहाजा इसको उनके अलावा जो है वो बाकी जज साहबान बन जाएं। लेकिन वहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उन्होंने कहा नहीं 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए, फिर कहा नहीं अच्छा ऐसा है कि 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए और जो सीनियर प्यूने जज है उसको उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि वो बेंच की सरबराही करे। तो किसी दिन जो है वो अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है वो जजेस कमेटी के नोट्स का जो है ना वो मुतालबा करेंगे कि भी हमारे सामने ये लाई जाए और उसमें क्या हुआ था, वो भी तो ये पहले दिन से तो वो जो 7 मेंबर जज की तजवीज जो मुनीब अख्तर साहब ने दी थी वो कहां से आई थी और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या था। फुल कोर्ट में तो एक प्रिंसिपल नजर आता है
और उन्होंने फुल कोर्ट की तश्कील के खिलाफ नोट लिखा है अपना मुनीब अख्तर साहब ने। तो आप अंदाजा कर लीजिए फुल कोर्ट पे किसी को क्या एतराज हो सकता है। ठीक है सिद्दीकी साहब, तो यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक्स के बाद हम वापस आएंगे, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल सौरवदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल सौरवदी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बात मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही है। क़य्यूम साहब से सवाल मुजम्मिल साहब करना चाहेंगे। फिर इस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो जजेस कमेटी है उसमें काजी फायज ईसा तो अकलियत में है ना, क्योंकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अगर एक पेज पे होंगे तो बेंच तो काजी साहब की मर्जी से नहीं बन रहे होंगे। जी आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात दुरुस्त है, और कमेटी के अंदर जो है वो अक्सरियत से फैसले होते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ ना आपको कि देखें बात यह है कि अमेरिका जाने से पहले 15 मिनट के अंदर अंदर स्टे कर देना, पार्लियामेंट को इनकम्प्लीट कर देना, और फिर आज जो है कहना कि हाँ जिस दिन हमने ये प्रोसीडिंग की थी उस दिन से वो MNAs जो हैं वो MNAs नहीं रहेंगे जिनको मखसूस नशिस्तों के ऊपर रिटर्न कैंडिडेट्स करार दिया गया था। फिर उसके बाद जो है वो आप ये देखिए कि एक तरफ अगर PTI पॉलिटिकल पार्टी है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी तो उसी डेफिनेशन के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को तो नहीं दी गई हैं, ये PTI ही को दे दी गई हैं, जबकि वो मतलब ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है ये बातें ना। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देते पर आपने तो आज कहा है ना कि लोग मिठाई जल्दी खा रहे हैं, 15 दिन पहले मिठाई खा रहे हैं। आपके ज़हन में क्या है कि 15 दिन में क्या हो जाएगा जो मिठाई जल्दी खाई जा रही है? क्योंकि जीत का जश्न तो बनता है तहरीक इंसाफ का। आप उन्हें कह रहे हैं ना मनाएं अपनी जीत का जश्न, अभी 15 दिन पड़े हैं। आपके नज़दीक क्या है, 15 दिन में क्या हो जाएगा? सरप्राइज देगी। देखें मेरी बात सुने मुजम्मिल साहब, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिनकी देखें हम इस पे क्योंकि मैं तो इसलिए तनकीद कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 15 दिन आए कहाँ से। ठीक है, अब 15 दिन, इसी तरह 6 महीने कहाँ से आए थे? तो उन 6 महीने के अंदर जनरल बाजवा जो है उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को खड़ा कर लिया था। तो अब ये जो 40 अरकान है जो कि अब देखें ना, ये इससे बड़ी और क्या सहूलतकारी हो सकती है कि जनाब आप PTI दोबारा लिस्ट देगी 15 दिन के अंदर, फिर वो 40 अरकान जो हैं वो उनकी पार्टी एफिलिएशन और उसके हवाले से सर्टिफिकेट्स आएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन उनकी तस्दीक करेगा, और फिर इस दौरान में अगर इलेक्शन कमीशन तो ऐसे नाम का है PTI को कोई मसला दरपेश हो तो वो इन 8 जज साहिबान के चैम्बर के अंदर वो है वो रहनुमाई के लिए आ सकेगा। तो ये रहनुमाई वाला ये मॉनिटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये तो पनामा का कॉन्सेप्ट है, तो जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन एक मॉनिटरिंग जज थे। तो ये मॉनिटरिंग करने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ नहीं आती है। और फिर आइन के अंदर कहाँ है? आइन के अंदर तो 3 दिन थे कि आजाद अरकान जो है वो नहीं हो सकते थे शामिल, और अगर वो हुए हैं तो वो किधर गए हैं? अब इसके बाद ये भी एक मामला आएंगे ना कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर चले गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये आज के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल होने वालों को का नोटिफिकेशन भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है जो कि अपनी फ्री विल से गए हैं। अच्छा, नहीं और अगर वो उनमें से कुछ वापस आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के दोबारा आते चढ़ेंगे, कुछ किस तो नहीं, वो कह रहे हैं क़यादत का मौजूद है, PTI इलेक्शन करवा लेगी। वो आज कह रहे हैं कि ये हुक्मरान इत्तेहाद की शिकस्त है या काजी फायज ईसा की शिकस्त है। अगर ये बात फिर देखें मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये बात फिर समझ नहीं आ रही, ये बात फिर समझ नहीं आ रही है PTI वालों को कि जो काजी फायज ईसा जैसे जमाल मंदोखेल का है कि PTI इज अ पॉलिटिकल पार्टी, और उसको जो जिन्होंने कागजात नामजदगी उनके ऊपर जमा करवाए हैं और आखिर तक विड्रॉ नहीं किए हैं वो PTI कंसिडर होंगे और उनको शामिल करके तो सीटें की जाएं। बाकी भी जज साहिबान जो हैं वो कह रहे हैं कि PTI इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। तो ये तो 11 जज साहिबान जो हैं चीफ जस्टिस की इस राय से इत्तेफाक कर रहे हैं, और अगर ये बात है तो फिर मुझे बताएं कि वो कहाँ गई,
नहीं, पर वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसमें पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। तो मतलब कहाँ इलेक्शन कमीशन ने उसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी हटाया है? जो आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। बिल्कुल एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है ना जी। देखें यहाँ पे आप देखिएगा, एक दिन आएगा कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी के ये अल्फाज उनके लिखे हुए इनको हॉन्ट करेंगे कि पीटीआई के ऊपर मुंतखब होने वाले लोग दूसरी जमात में शामिल होकर उन्होंने अवाम के साथ धोखाधड़ी की है। आप देख, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। 15 दिन के अंदर आपको पता लगेगा। मुझे एक बात बताइए कि पार्टी टिकट जो है वो कौन जारी करता है? और वो तो अब चैम्बर में जारी हो जाएंगे ना। बैरिस्टर गौहर के टिकट वैलिडेट हो जाएंगे चैम्बर में 8 रुकनी बेंच से। अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इनका इलेक्शन के और नए ओहदेदार जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी इत्तला नहीं है। वो 8 रुकनी बेंच कर देगा ना, एक पिटीशन पे 8 रुकनी बेंच कर देगा। वो कौन सा मसला है? जब 8 रुकनी बेंच कह रहे हैं चैम्बर में आ जाएं, जो मर्जी करा लें। जब अब वो फिर देखे ना, बात यह है कि आइन और कानून जो है वो सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। और सहूलतकारी जो है वो एक मखसूस सियासी जमात की जब आप करेंगे और उसमें आप आइन को बिल्कुल रोंद के रख देंगे, तो ये कौन सी चीज है? ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के नाम पे थ्योरी ऑफ वो जो कैल्सन की थ्योरी है, सैलस पेपल है, नजरिया जरूरत जो है, तो ये तो नजरिया जरूरत से भी बढ़ के शायद कोई नजरिया है जिसमें आइन को भी रीराइट कर दिया गया है, जिसमें कवानीन को भी वो कर दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी ले लिया गया है। और फिर उसके बाद जो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सियासी गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करने के लिए 8 रुकनी बेंच की एक सहूलतकारी भी मौजूद होगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये 8 रुकनी बेंच, वैसे आज एक अजीब सी बात थी कि जो जीतता है यानी 8 जज साहबान जीते हैं और उनके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने ये लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का दिल और दिमाग मुझे नहीं नजर आया, क्योंकि हम जजों को देखते रहते हैं, वो यकसू नजर नहीं है। ही वाज शैटर्ड व्हाइल जो है ना वो उनके चेहरे के ऊपर जो एक वो थी क्या टेंस होना जो था वो मुझे बाकायदा नजर आए कि अच्छा। जैसे दिल और दिमाग राजी ना हो। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक फैसला तो आज का था जो कि पीटीआई के हक में आ चुका। अब ये पीटीआई कह रही है कि एक फैसला और आएगा और वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का सरप्राइज होगा और जल्द उसमें भी फतह पीटीआई की ही होगी। आपको नहीं लगता कि ज्यादा टफ टाइम देने जा रही है यही ऑपोजिशन हुकूमत को? देखिए, हुकूमत को ऑपोजिशन को टफ टाइम देना भी चाहिए। देखना यह है कि हुकूमत कर क्या रही है। मैं तो सच्ची बात है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। मैं जो फॉर्म 45 या 47 जो है ना, ये तो एक उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वैसे तो वो ये प्रोविजनल रिजल्ट होता है जो इसका टेक्निकल नेम है वो फॉर्म 47 का, इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स। ठीक है, और वो उससे है। अब ये जो बात है कि फॉर्म 47 वो वाली जो बात है, मेरा ख्याल है कि ठीक है, इंतखाबी उज़रदारियां पड़ी हैं और इंतखाबी उज़रदारियां हाँ आगे जो है वो कि भी अभी अब जो चीफ जस्टिस मेरा ख्याल आ गई हैं नई, उनकी मुशावरत से जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे। कहीं पे नहीं, वो ये कह रही हैं सना के कहीं पे नहीं, सना ये कह रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का मूड आज नजर आया है उसके बाद जल्द फैसले पीटीआई के हक में आने वाले हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आती है तो सुप्रीम कोर्ट का ये मूड जो आज नजर आया है वो उसको भी 184 में या 187 में लेकर खुद ही तय कर सकते हैं। अब नीचे हाई कोर्ट्स की भी जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट के तय कर लेंगे। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जिस तरह के आज का जो अक्सरियती फैसला आया है जिसमें आइन को पता नहीं रीराइट किया गया या एक नया आइन इजाद किया गया है, वो उसके तनाजुर के अंदर तो क्योंकि आइन के अंदर तो जो इंतखाबी उसदारियों और धांधली और ये है उसके लिए पूरा
कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म आर्टिकल 225 के नीचे मौजूद है जो जुरिस्डिक्शंस को तय करता है। और अगर आपके पास कानून का और प्रिंसिपल तो यही एक ऑल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराह रास्त कैसे आ सकते हैं? अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, इंतखाबी उज़रदारियां वहाँ पहुंची भी हैं, पेंडिंग है, और अभी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन का वो 90 दिन के अंदर करवाने वाला जो फैसला था, जो कि हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, उस बुनियाद पर आज खुद नोटिस जो है उस दरखास्तें मुस्तरद की थी। ये अभी कल की बात है, लेकिन मजे की बात ये है कि उसका भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया था, जो जिसकी वजह से वो फैसला पता नहीं क्या था, 3-7 का था, 3-4 का था, या 2-3 का था। तो ये ऐसे जो है वो चीजें होती रहती हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेंडरीला। नहीं सिद्दीकी साहब, अदालत में इलेक्शन हुए कैसे, लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिली, किस पार्टी को नहीं मिली, ये नुक्ता भी बारहा उठाया गया है, और ये कोई ढकी छुपी तो हकीकत नहीं है। अब पर ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात नहीं है ना, जो केस उनके सामने नहीं है वो नुक्ता उठाया नहीं जा सकता, सियासत तो उस पर की जा सकती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर्स, अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो क्या लिखते हैं अपने हुक्म के अंदर कि जो ऑर्डर्स और जो फैसले जो हैं वो हमारे सामने चैलेंज्ड ही नहीं है, हम उनके ऊपर कैसे कोई राय दे सकते हैं? तो वो केस उनके सामने नहीं जो है वो उनसे इत्तेफाक नहीं करते, और वो कहते हैं कि नहीं कहीं कुछ भी हो रहा हो। मतलब मैं तो कहता हूं कि देखें, बात यह है कि ये जो कंप्लीट जस्टिस का जूरिस्प्रूडेंस अब इस शक्ल के अंदर उभर के हमारे सामने आया है, उसके बाद तो जो है कत्ल के, इक़दाम कत्ल के और दूसरे तीसरे वो सारा जो है वो मुकदमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सुन लेने चाहिए। ये मेरे ख्याल में टाइम भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, लेकिन देखना ये है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। कि इसी फैसले के अंदर 2 जज साहिबान ने ये लिख दिया है कि आइन को रीराइट किया गया है, और जो पार्लियामेंट है अब उसको देखना चाहिए कि आइन को रीराइट करने वाले जजों के लिए क्या करना है उसने। बहुत शुक्रिया, सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। मुज़म्मिल साहब, क्या करना है अब? ये हुकूमत डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड आ रही है, पार्लियामेंट से आवाज तो आएगी, लेकिन अभी 2/3 नहीं है, तो वो सादा अक्सरियत से कोई करारदाद पास हो सकती है, लेकिन कोई कानून साजी तो हो सकती है, लेकिन आइन में तरमीम नहीं हो सकती। और जजिस के हवाले से हम पहले भी देख रहे हैं कि एक हद से ज़्यादा पार्लियामेंट बेअसर हो जाती है, क्योंकि हमने उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी देखा कि पार्लियामेंट की बार बार करारदादों और सब के बावजूद, पार्लियामेंट के सुपरमेसी के बावजूद उन्होंने प्रैक्टिशन प्रोसीजर बिल को बनने से पहले ही स्टे दे दिया था, और वो स्टे कायम रखा। और हम कोई पूरी पार्लियामेंट, पूरी इंतज़ामिया, पूरी जो है जमहूरियत उसके आगे बेबस थी, चीफ जस्टिस के उस स्टे के आगे। तो हम देखते हैं कि जब जुडिशल एक्टिविज्म अपने पीक पे आ जाता है तो फिर पार्लियामेंट बहुत बेबस नजर आती है, हमें कमजोर नजर आती है अदलिया के आगे। तो आने वाले टाइम में राना साहब भी जो कह रहे हैं कि इस फैसले को चैलेंज होना चाहिए, वो सिर्फ ये मुझे नहीं लगता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, मुझे सना कहवान को और मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।